वोकैब भैया में आपका स्वागत है। नमस्कार। हाँ जी, यहाँ वोकैब हुई अब और आसान। बिल्कुल। और हम लेकर आ गए हैं अंग्रेजी शब्दों का एक और पिटारा। इसे खोलकर हम न सिर्फ शब्द सीखेंगे बल्कि उन्हें महसूस भी करेंगे। सही कहा। आज हम 10 नए अंग्रेजी शब्दों की गहराई में उतरेंगे, जानेंगे उनके हिंदी और अंग्रेजी अर्थ। हाँ, और उनके जैसे और शब्द, मतलब समानार्थक शब्द। बिल्कुल। और ये भी देखेंगे कि वाक्यों में ये कैसे इस्तेमाल होते हैं। और हाँ, सबसे मजेदार हिस्सा तो आखिर में है, एक कहानी जिसमें आज सीखे गए सारे 10 शब्द होंगे। अच्छा। और कहानी में ही एक मजेदार पल भी होगा और एक सोचने वाली बात भी। क्या बात है। तो बस तैयार हो जाइए इस मजेदार बातचीत के लिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। पहला पड़ाव आ गया है। अच्छा जी, तो हमारा पहला शब्द है सबस्यूम। सुनने में थोड़ा भारी सा लगता है ना। SUBSUME। हाँ, थोड़ा सा सब्ज्यूम। सबज्यूम। इसका हिंदी में सीधा सा मतलब है सम्मिलित करना, या कह लें अपने में समेट लेना। अपने में समेट लेना। हाँ, सोचिए जैसे कोई बड़ी मछली छोटी मछली को निगल जाती है, या कोई बड़ा आइडिया छोटे छोटे आइडियाज को अपने अंदर समा लेता है। अच्छा, मतलब किसी चीज को किसी बड़ी चीज का हिस्सा बना लेना। जैसे कई बार बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खरीदकर अपने में मिला लेती हैं, उसे कह सकते हैं। बिल्कुल सही पकड़ा। हाँ हाँ, अंग्रेजी में इसका अर्थ यही है, टू इंक्लूड और अब्जॉर्ब समथिंग इनटू अ लार्जर ग्रुप और कैटेगरी। मतलब किसी छोटी चीज को किसी बड़े समूह या श्रेणी में शामिल कर लेना। और इसके समानार्थक शब्द सिनोनिम्स। इंक्लूड तो हो गई। हाँ, इंक्लूड तो है ही, साथ में एनकम्पिस समाहित करना, इनकॉर्पोरेट यानी शामिल करना, और अब्जॉर्ब मतलब सोख लेना या आत्मसात कर लेना, ये भी इसके करीबी शब्द है। पर सब्ज्यूम में अक्सर ये भाव होता है कि छोटी चीज की अपनी अलग पहचान थोड़ी कम हो जाती है बड़ी चीज में मिलने के बाद। अच्छा, ये बारीक फर्क समझना जरूरी है। उदाहरण से और साफ होगा शायद। Was subsumed into one central organization, मतलब सभी छोटे विभागों को एक केंद्रीय संगठन में सम्मिलित कर लिया गया। तो यहाँ छोटे विभागों की अपनी अलग पहचान शायद कम हो गई। बिल्कुल। और दूसरा, his personal interests were subsumed by his duty to the team, यानी टीम के प्रति उसके कर्तव्य ने उसके व्यक्तिगत हितों को अपने में समेट लिया। मतलब टीम का हित इतना बड़ा हो गया कि उसके सामने व्यक्तिगत इच्छाएं गौण हो गई। Exactly। समझ गया। तो सबस्यूम सिर्फ शामिल करना नहीं बल्कि एक तरह से बड़ी चीज का हावी होना भी दिखाता है। दिलचस्प। अब बताइए, हम दूसरे शब्द पर हैं। ये कौन सा खजाना है? हाँ, अब हम दूसरे शब्द पर हैं। ये शब्द है एब्नेगेशन। थोड़ी लंबी स्पेलिंग है, ABNEGATION। एब्नेगेशन। एब्नेगेशन सुनने में निगेशन यानी इनकार जैसा कुछ लग रहा है। आप बिल्कुल करीब हैं। इसका हिंदी अर्थ है त्याग या आत्मसंयम, खास तौर पर अपनी इच्छाओं का त्याग। अपनी इच्छाओं का। हाँ, अंग्रेजी में कहें तो The act of giving up one's own desires or pleasures for a higher purpose। मतलब किसी बड़े या ऊंचे उद्देश्य के लिए अपनी निजी ख्वाहिशों या सुखों को छोड़ देना। अरे, ये तो सिर्फ त्याग नहीं, ये तो आत्म बलिदान जैसा हुआ। जैसे कोई लीडर अपनी टीम के लिए अपनी निजी महत्वाकांक्षा छोड़ दे। एकदम सही। इसीलिए इसके समानार्थक शब्दों में सेल्फ डिनायल आत्म इनकार, सैक्रिफाइस बलिदान, रिनंसिएशन त्याग, और रेस्ट्रेंट संयम आते हैं। ये शब्द त्याग की गहराई दिखाते हैं। इसे वाक्यों में कैसे इस्तेमाल करेंगे? कोई उदाहरण? उदाहरण देखिए, ट्रू लीडर्स शो एब्नेगेशन बाय पुटिंग अदर्स फर्स्ट। मतलब सच्चे नेता दूसरों को पहले रखकर आत्मत्याग दिखाते हैं। ठीक है। और दूसरा, लिविंग अ लाइफ डेडिकेटेड टू हेल्पिंग द पुअर रिक्वायर्स इमेंस एब्नेगेशन, यानी गरीबों की मदद के लिए समर्पित जीवन जीने के लिए अत्यधिक आत्मत्याग की आवश्यकता होती है। वाह, ये शब्द वाकई किसी की महानता या समर्पण को दर्शाने के लिए बहुत पावरफुल है। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब बारी है हमारे तीसरे शब्द की। बिल्कुल। अब हम तीसरे शब्द पर हैं और ये शब्द है जेस्टिक्यूलेट। स्पेलिंग है GESTICULATE। जेस्टिक्यूलेट। ये तो सुनने में ही एक्शन वाला शब्द लग रहा है। जेस्चर से जुड़ा है क्या? बिल्कुल सही। आप तो भाई शब्दों की नब्ज पकड़ने लगे हैं। इसका हिंदी अर्थ है हाथों से इशारे करना या हाव भाव करना, खासकर बोलते समय। अच्छा। अंग्रेजी में टू एक्सप्रेस समथिंग बाय मूविंग हैंड्स और मेकिंग जेस्चर्स व्हाइल स्पीकिंग।
ओह, जैसे मैं अभी आपसे बात करते हुए अपने हाथ हिला रहा हूँ, ये तो बहुत आम है, खासकर जब कोई जोशीला होकर कुछ समझा रहा हो। हाँ बिल्कुल, ये बहुत स्वाभाविक मानवीय क्रिया है। इसके सिनोनिम्स भी इसी ओर इशारा करते हैं। सिग्नल मतलब संकेत देना, मोशन यानी इशारा करना, वेव हाथ हिलाना और जेस्चर मतलब इशारा करना। तो जेस्टिकुलेट और जेस्चर में क्या फर्क हुआ? जेस्टिकुलेट शायद ज्यादा जोरदार या लगातार हाथ हिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, सही है? बहुत बढ़िया सवाल। हाँ, जेस्टिकुलेट अक्सर ज्यादा नाटकीय या ऊर्जावान इशारों के लिए इस्तेमाल होता है, जबकि जेस्चर एक सामान्य इशारा हो सकता है। उदाहरण देखें और साफ हो जाएगा। He became increasingly animated, starting to gesticulate wildly to explain his urgent point. मतलब वो तेजी से उत्साहित होता गया, अपनी जरूरी बात समझाने के लिए पागलों की तरह हाव-भाव करने लगा। अच्छा, वाइल्डली। हाँ, और दूसरा, the speaker gesticulated towards the chart to highlight the rising numbers. यानी वक्ता ने बढ़ते आंकड़ों को उजागर करने के लिए चार्ट की ओर इशारा किया। ये सामान्य जेस्चर हुआ। समझ गया। जब कोई अपनी बात पे जोर देने के लिए खूब हाथ पैर चलाए तो वो जेस्टिकुलेट कर रहा है। चलिए, मजा आ रहा है। अब हम चौथे शब्द पर हैं। ये क्या है? हाँ, तो चौथा शब्द है nevertheless, Nevertheless। ये थोड़ा लम्बा है पर बहुत काम का है। सुना है ये शब्द। इसका मतलब फिर भी या इसके बावजूद होता है ना? एकदम सही। हिंदी में फिर भी, इसके बावजूद, तथापि। अंग्रेजी में in spite of that, however। ये शब्द तब इस्तेमाल होता है जब आप कोई विरोधाभासी बात कहना चाहते हो। मतलब एक स्थिति है लेकिन उसके होते हुए भी कुछ और हुआ या सच है। अच्छा, तो ये बट या however जैसा है। हाँ, काफी मिलता जुलता है। इसके सिनोनिम्स में however, yet, nonetheless, still आते हैं। Nonetheless? हाँ, nevertheless और nonetheless तो लगभग एक जैसे ही हैं और अक्सर अदल बदल कर इस्तेमाल हो सकते हैं। nevertheless शायद थोड़ा ज्यादा औपचारिक लगता है कभी-कभी। हाँ, ये जानना जरूरी था। उदाहरण से बात और पक्की हो जाएगी। जरूर। It was raining heavily, nevertheless they decided to go for a walk in the park। मतलब बहुत तेज बारिश हो रही थी, फिर भी उन्होंने पार्क में टहलने जाने का फैसला किया। हाँ, ये तो बिल्कुल साफ है। और एक और, The evidence was weak, nevertheless the lawyer presented a compelling argument। यानी सबूत कमजोर थे, इसके बावजूद वकील ने एक दमदार तर्क प्रस्तुत किया। जब हालात मुश्किल हों या कुछ उम्मीद के विपरीत हो, तब भी कोई काम हो जाए तो नेवरदलेस का प्रयोग होता है। बहुत बढ़िया। अब हम पांचवें शब्द पर आ गए हैं। आधा सफर पूरा होने वाला है। बिल्कुल। और हमारा पांचवा शब्द है विसल ब्लोअर। WHISTLE BLOWER। ये शब्द आजकल खबरों में भी खूब सुनाई देता है। विसल ब्लोअर? हाँ, सुना है। इसका मतलब सीटी बजाने वाला तो नहीं होगा? शायद किसी गड़बड़ी का पर्दाफाश करने वाला। बिल्कुल सही अंदाजा। हिंदी में इसे कहते हैं गुप्त सूचना देने वाला या भ्रष्टाचार उजागर करने वाला। अंग्रेजी में a person who reveals illegal or dishonest activities within an organization। अच्छा। यानी वो व्यक्ति जो किसी संस्था के अंदर चल रही गैर कानूनी या बेमानी वाली गतिविधियों का खुलासा करता है। ये तो बड़े हिम्मत का काम है। हाँ जी, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे? मुखबिर? हाँ, इन्फॉर्मर मुखबिर कह सकते हैं, लेकिन विसल ब्लोअर में अक्सर एक नैतिक पहलू जुड़ा होता है कि वो सही काम के लिए आवाज उठा रहा है। दूसरे सिनोनिम्स हैं रिवीलर, मतलब खुलासा करने वाला, रिपोर्टर यानी सूचना देने वाला, और लीकर जो जानकारी लीक करता है। इन लोगों की वजह से कई बड़े घोटाले सामने आते हैं। उदाहरण देखते हैं। हाँ, देखिए, द विसल ब्लोअर प्रोवाइडेड डॉक्यूमेंट्स दैट एक्सपोज द कंपनीज मैसिव फाइनेंशियल फ्रॉड। मतलब विसल ब्लोअर ने ऐसे दस्तावेज मुहैया कराए जिनसे कंपनी के बड़े वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश हुआ। और दूसरा, लॉज एग्जिस्ट इन मेनी कंट्रीज टू प्रोटेक्ट विसल ब्लोअर्स फ्रॉम रिटेलिएशन। यानी कई देशों में विसल ब्लोअर को बदले की कार्रवाई से बचाने के लिए कानून मौजूद हैं। समाज के लिए ये लोग वाकई बहुत महत्वपूर्ण हैं। चलिए अब पड़ाव बदलते हैं। अब चर्चा करते हैं छठे शब्द की। ठीक है, छठा शब्द है पर्ज। PURGE। पर्ज। ये शब्द तो तथहीर अरबी या शुद्धिकरण जैसा लग रहा है। अरे वाह, आप भाषाओं के बीच अच्छी कड़ी जोड़ लेते हैं। बिल्कुल, इसका हिंदी अर्थ है शुद्ध करना, सफाई करना या हटाना। हटाना? हाँ। अंग्रेजी में टू रिमूव अनवांटेड थिंग्स और पीपल, टू क्लेंस।
ये किसी व्यवस्था से बुरे लोगों को निकालने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, या फिर मन से बुरे विचारों को निकालने के लिए भी। अच्छा, मतलब ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सफाई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। इसके सिनोनिम्स है एलिमिनेट मतलब हटाना, क्लेंज यानी शुद्ध करना, इरेज मिटा देना और एक्सपेल निकाल देना। ये शब्द कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से इस्तेमाल होते हैं। दिलचस्प। उदाहरण से समझते हैं। पहला उदाहरण देखिए, ये राजनीतिक या संगठनात्मक सफाई का है। द न्यू लीडर प्रॉमिस टू पर्ज द पार्टी ऑफ करप्ट एलिमेंट्स, मतलब नए नेता ने पार्टी को भ्रष्ट तत्वों से शुद्ध करने का वादा किया। ठीक है। और दूसरा उदाहरण मानसिक शुद्धि का। ही ट्राइड मेडिटेशन टू पर्ज हिज माइंड ऑफ एंगर एंड रिजेंटमेंट, यानी उसने अपने मन को क्रोध और द्वेष से शुद्ध करने के लिए ध्यान का प्रयास किया। समझ गया। पर्ज में एक तरह से जबरदस्ती या पूरी तरह हटाने का भाव है ना, जैसे गंदगी को साफ करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम 7वें शब्द पर हैं। 7वां शब्द थोड़ा मजेदार है, वीजल्स। WEASES। वीजल्स। वीजल्स, ये तो नेवले होते हैं ना, वो छोटे फुर्तीले जानवर। हाँ, शाब्दिक अर्थ तो वही है, छोटे मांसाहारी जानवर, लेकिन अंग्रेजी में खासकर बोलचाल में इसे एक रूपक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। रूपक? अच्छा, किस तरह के इंसान के लिए? चालाक, हाँ चालाक, लेकिन नकारात्मक तरीके से। वीजल्स उस व्यक्ति को कहते हैं जो चालाक, धोखेबाज, डरपोक और क्या कहते हैं, अविश्वसनीय हो। अ कनिंग, स्नीकी और डिसीटफुल पर्सन। ओहो। जो अपनी बात से मुकर जाए या जिम्मेदारी से बचने की कोशिश करे। मतलब किसी को वीजल कहना तारीफ नहीं बल्कि अपमान है ना? हाँ बिल्कुल, ये अपमानजनक शब्द है। इसके सिनोनिम्स क्या होंगे फिर इस मतलब के लिए? शायद ट्रिकस्टर्स, धोखेबाज। हाँ, ट्रिकस्टर्स, छल करने वाले, स्कीमर्स, साजिश रचने वाले, डिसीवर्स, धोखेबाज, और स्मीक्स, चुपके से काम करने वाले। कभी कभी फॉक्स, लोमड़ी भी चालाकी के लिए इस्तेमाल होता है, पर वीजल में धोखेबाजी और कायरता का भाव ज्यादा है। अच्छा, ये तो जरूरी बात है। इसके उदाहरण देखते हैं, शायद दोनों मतलब वाले। हाँ बिल्कुल। पहला जानवर वाला। फार्मर्स ऑफन सेट ट्रैप्स टू प्रोटेक्ट देयर चिकन्स फ्रॉम वीजल्स, यानी किसान अक्सर अपनी मुर्गियों को नेवलों से बचाने के लिए जाल बिछाते हैं। ठीक है। और दूसरा इंसान वाला। डोंट ट्रस्ट हिम विद द सीक्रेट, ही इज अ रियल वीजल एंड माइट बिट्रे यू, मतलब उस पर रहस्य का भरोसा मत करना, वो पक्का धोखेबाज है और तुम्हें धोखा दे सकता है। समझ गया। कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि जानवर की बात हो रही है या इंसान की। बड़ा ही दिलचस्प शब्द। चलिए अब 8वें शब्द पर फोकस करते हैं। 8वां शब्द बहुत ही प्यारा और सकारात्मक है, अफेक्शन। AFFECTION। अफेक्शन, ये तो जाना बचाना लगता है, स्नेह या लगाव। बिल्कुल। इसका हिंदी अर्थ है प्यार, स्नेह, ममत्व, लगाव। अंग्रेजी में अ जेंटल फीलिंग ऑफ फॉन्डनेस और लाइकिंग, लव और केयर। ये गहरा पर शांत और कोमल एहसास होता है। प्यार और स्नेह में क्या कोई बारीक अंतर है लव और अफेक्शन में? अच्छा सवाल है। देखिए, लव अक्सर ज्यादा तीव्र, गहरा और जुनून वाला हो सकता है। हाँ। जबकि अफेक्शन ज्यादातर कोमल, स्थिर और देखभाल वाला भाव होता है। ये दोस्तों, परिवार के सदस्यों या पालतू जानवरों के प्रति भी हो सकता है। अच्छा। इसके सिनोनिम्स हैं लव प्यार, फॉन्डनेस लगाव, वार्मथ अपनापन और टेंडरनेस कोमलता। ये तो बहुत खूबसूरत एहसास है। उदाहरण सुन लेते हैं। जरूर। द ग्रैंडमदर लुक्ड एट हर ग्रैंडचाइल्ड विद डीप अफेक्शन, मतलब दादी ने अपने पोते पोती को गहरे स्नेह से देखा। और दूसरा, He showed his affection for his old dog by gently petting it, यानी उसने अपने बूढ़े कुत्ते को धीरे से सहलाकर उसके प्रति अपना स्नेह दिखाया। वाकई ये शब्द दिल को छू लेता है। चलिए बस 2 शब्द और। अब हम 9वें शब्द पर हैं। 9वां शब्द है पीटर। PETER। पीटर, ये तो एक नाम है, इसमें क्या खास बात है? आप बिल्कुल सही है। ये एक सामान्य अंग्रेजी पुरुष नाम है, अ मेल फर्स्ट नेम। इसका कोई गहरा शाब्दिक अर्थ नहीं है, ये बस किसी व्यक्ति का नाम है, जैसे हिंदी में मोहन या राहुल होता है। तो फिर इसे शब्दों की लिस्ट में क्यों रखा? क्या इसका कोई और मतलब भी है? जैसे वो एक मुहावरा होता है, पीटर आउट। हाँ,
आपने बिल्कुल सही पकड़ा। पीटर आउट एक मुहावरा है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे कम होना या खत्म हो जाना। अच्छा। जैसे द इनिशियल एक्साइटमेंट फॉर द प्रोजेक्ट बिगैन टू पीटर आउट आफ्टर अ फ्यू वीक्स। लेकिन आज हम इसे सिर्फ नाम के तौर पर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारी कहानी का मुख्य पात्र यही है। अच्छा, तो ये नाम हमारी कहानी के लिए जरूरी है। ठीक है, समझ गया। नाम के तौर पर इसके उदाहरण क्या होंगे? वैसे तो सीधा ही है। हाँ, सीधे साधे। माई कॉलीग पीटर हेल्प्ड मी फिनिश द रिपोर्ट ऑन टाइम। मेरे सहकर्मी पीटर ने समय पर रिपोर्ट खत्म करने में मेरी मदद की। ठीक है। या फिर पीटर पैन इज अ फेमस फिक्शनल कैरेक्टर हु नेवर ग्रोज अप। पीटर पैन एक प्रसिद्ध काल्पनिक चरित्र है जो कभी बड़ा नहीं होता। ठीक है, तो ये है हमारा हीरो पीटर। अब इंतजार है आज के आखिरी यानी 10वें शब्द का। और अब हमारा 10वां और आखिरी शब्द जो कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, कर्टेसी। स्पेलिंग है COURTESY। कर्टेसी, ये शब्द शिष्टाचार या तहजीब के लिए इस्तेमाल होता है ना? बिल्कुल। हिंदी में अर्थ है शिष्टाचार, विनम्रता, सभ्यता, तहजीब। अंग्रेजी में पोलाइट बिहेवियर, स्पीच और एक्शन, रिस्पेक्ट शोन टुवर्ड्स अदर्स। दूसरों के प्रति विनम्र व्यवहार, बातचीत या कार्य समान दिखाना। ये तो आजकल बहुत कम देखने को मिलता है। सही कह रहा हूं ना? कह तो सही रहे हैं। इसके सिनोनिम्स है पोलाइटनेस विनम्रता, रिस्पेक्ट सम्मान, सिविलिटी सभ्यता, गुड मैनर्स अच्छी आदतें। ये सभी शब्द अच्छे सामाजिक व्यवहार की ओर इशारा करते हैं। ये सीखना और अपनाना तो सबको चाहिए। वाक्य में कैसे प्रयोग होगा? उदाहरण देखिए, He held the door open for the elderly woman out of courtesy। मतलब उसने शिष्टाचारवश बूढ़ी महिला के लिए दरवाजा खुला रखा। और दूसरा, Responding to emails promptly is considered professional courtesy। यानी ईमेल का तुरंत जवाब देना पेशेवर शिष्टाचार माना जाता है। बहुत खूब। तो ये थे हमारे आज के 10 शब्द। सबस्यूम, एब्निगेशन, जेस्टिकुलेट, नेवरदलेस, Whistleblower, purge, weasels, affection, पीटर और कर्टेसी। और अब जैसा कि वादा किया था, इन सभी शब्दों को एक साथ पिरोकर एक कहानी सुनने का समय है। और आज कहानी सुनाने की बारी आपकी है। हाँ जी, तो ध्यान से सुनिए क्रेस्टवुड शहर के युवा पत्रकार पीटर की कहानी। पीटर सिर्फ अपनी तेज कलम के लिए ही नहीं, बल्कि अपने सहेज कर्टेसी यानी शिष्टाचार के लिए भी जाना जाता था। अच्छा। वो शहर के सबसे बड़े अखबार में काम करता था, एक ऐसी जगह जहां आजकल अजीब सी खामोशी छाई थी, क्योंकि सत्ता के गलियारों में भ्रष्टाचार की फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं। ज्यादातर लोग चुप थे, लेकिन एक दिन एक घबराया हुआ विसल ब्लोअर, मतलब भेद खोलने वाला, कुछ फाइलों के साथ पीटर के पास आया। ओह, कहानी में मोड़ आ गया। बिल्कुल। उन फाइलों में सबूत थे कि कैसे शहर के कुछ प्रभावशाली लोग असली राजनीतिक वीजल्स की तरह, मतलब धोखेबाज की तरह, जनता के पैसे को चुपके से अपनी जेबों में डाल रहे थे। अरे बाप रे। पीटर को उस विसल ब्लोअर की हिम्मत देखकर उसके प्रति गहरा अफेक्शन यानी स्नेह महसूस हुआ। उसने मनी मन कहा, इसकी पहचान गुप्त रखना मेरा पहला कर्तव्य है। संपादक ने पीटर को इस खबर को दबाने को कहा, खतरा मोल ना लेने की सलाह दी। नेवरदलेस यानी इसके बावजूद पीटर जानता था कि सच सामने लाना जरूरी है, चाहे उसकी नौकरी ही क्यों ना चली जाए। ये तो असली एब्निगेशन यानी आत्मत्याग हुआ। हाँ, उसने निजी सुरक्षा और करियर की परवाह छोड़ दी। उस रात जब वो अपने एक भरोसेमंद साथी को पूरी कहानी समझा रहा था, तो उसका जोश बढ़ता गया। वो जोर जोर से जेस्टिकुलेट करने लगा, हाथ हवा में लहराते हुए बता रहा था कि कैसे ये घोटाला हुआ है। उसने कहा, हमें इन झूठी रिपोर्ट्स के तंत्र को पर्ज करना होगा, यानी पूरी तरह साफ करना होगा। फिर उसने रात भर जागकर उन सभी सबूतों, इंटरव्यूज और तथ्यों को एक दमदार लेख में सब्ज्यूम किया, मतलब सबको एक साथ मिलाकर एक बड़ी तस्वीर पेश की। क्या वो कामयाब हुआ? उसे छापने दिया? हाँ, अगले दिन अखबार के पहले पन्ने पर वो कहानी छपी। शहर में हड़कंप मच गया। उन भ्रष्ट वीजल्स को इस्तीफा देना पड़ा और जांच शुरू हो गई। विसल ब्लोअर गुमनाम नायक बन गया। वाह। लोग पीटर को बधाई देने लगे। एक बूढ़े सज्जन ने पीटर का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, तुमने हमें याद दिलाया कि सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। पीटर बस मुस्कुरा दिया। क्या बात है। और पता है, बाद में कैफे में बैठकर जब वेटर ने पूछा, कॉफी मीठी लेंगे सर, तो पीटर ने क्या कहा? क्या कहा? पीटर ने कहा, नहीं शुक्रिया, आज की सच्चाई की मिठास ही काफी है। क्या बात है। कहानी भी, प्रेरणा भी और हल्का फुल्का मजाक भी, सब एक साथ। और सारे शब्द कितने अच्छे से इस्तेमाल हुए। यही तो कोशिश थी। और वो बूढ़े सज्जन की बात एक तरह से हमारा आज का प्रेरक उद्धरण भी है।
ट्रूथ में वॉक स्लोली बट इट नेवर वॉक्स बैकवर्ड। सत्य धीरे चल सकता है पर पीछे नहीं हटता। बहुत गहरी बात है। तो चलिए एक बार फिर से आज के 10 शब्दों को सरसरी तौर पर याद कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल। सबस्यूम, सम्मिलित करना, एबनिगेशन, आत्मत्याग, जेस्टिक्युलेट, हाव भाव करना, नेवरदलेस, फिर भी इसके बावजूद, विसल ब्लोअर, भेद खोलने वाला, पर्ज, शुद्ध करना, हटाना, वीजल्स, धोखेबाज लोग रूपक में, अफेक्शन, स्नेह, लगाओ, पीटर, एक नाम हमारी कहानी का पात्र, और कर्टसी, शिष्टाचार, विनम्रता। उम्मीद है ये शब्द अब आप सबकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन गए होंगे। बिल्कुल। और अब हमारे श्रोताओं के लिए आज का सवाल, आज सीखे गए शब्दों में से कौन सा शब्द आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा और आप उसे किस स्थिति में इस्तेमाल करना चाहेंगे? हाँ, जरूर सोचिएगा और हो सके तो उस शब्द को आज ही इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिए। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वोकैब भैया के और भी एपिसोड्स आते रहेंगे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलेंगे कुछ नए शब्दों और नई कहानी के साथ। नमस्कार। नमस्कार।